हाय फ्रेंड्स, आज हम लोक प्रशासन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है हमारे लोक प्रशासन में पदोन्नति, प्रमोशन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको इसके बारे में काफी अच्छी जानकारी प्राप्त होगी। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक हमारा प्रशासन में पदोन्नति अर्थात प्रमोशन। इसका मतलब है किसी कर्मचारी को उसके वर्तमान पद से हटाकर अधिक जिम्मेदार, उच्च वेतनमान और उच्च प्रतिष्ठा वाले पद पे नियुक्त करना। तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें हम क्या करते हैं, किसी कर्मचारी को उसके वर्तमान पद से हटा देते हैं और उसे अधिक जिम्मेदार, उच्च वेतनमान और फिर उच्च प्रतिष्ठा वाले पद पे नियुक्त करते हैं। बात करें इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि योग्य कर्मचारियों को उनके अच्छे कार्य का पुरस्कार देना, संगठन में कार्यकुशलता बनाए रखना और जो हमारे कर्मचारी है इसका मनोबल बढ़ाना है। अब यदि प्रॉपर परिभाषा की बात करें पदोन्नति की, प्रमोशन की, तो उसकी बात करते हैं कि प्रशासनिक भाषा में पदोन्नति केवल वेतन में वृद्धि नहीं होती है कि किसी के भी वेतन में वृद्धि कर दी जाए तो ये प्रमोशन नहीं होता है। मतलब प्रमोशन का एक तरह का रूप है लेकिन ये प्रमोशन नहीं है। वेतन वृद्धि में पद और जिम्मेदारियां वही की वही रहती है। जब किसी की वेतन वृद्धि की जाती है तो उसमें पद भी वही रहता है और जिम्मेदारियां भी वही रहती है, लेकिन पदोन्नति में कर्मचारी का पदनाम जो डेजिग्नेशन है, वेतनमान मतलब पे स्केल है और उत्तरदायित्व मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटीज, तीनों के तीनों बढ़ जाते हैं। प्रसिद्ध हमारे प्रशासनिक विचारक थे एल.डी. वाइट। उनके अनुसार देखिए पदोन्नति क्या है। उनके अनुसार पदोन्नति का अर्थ क्या है, एक पद से दूसरे पद पे जाना, एक पद से दूसरे पद पे जाना होता है जिसमें हमारे अधिक कठिन प्रकृति का कार्य और अधिक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां होती है। क्या अधिक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां होती है, साथ ही साथ क्या अधिक कठिन प्रकृति का कार्य उसको दिया जाता है। किसके अनुसार, एल.डी. वाइट के अनुसार। अब हम देखेंगे पदोन्नति के मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या क्या उद्देश्य है जिनको प्राप्त करने के लिए हम पदोन्नति या प्रमोशन करते हैं। तो संगठन और कर्मचारी दोनों के दृष्टिकोण से पदोन्नति के लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य होता है हमारा कर्मचारियों को अभिप्रेरित करना, टू मोटिवेट एम्प्लॉइज। बात करें इसकी तो पुरस्कार की भावना मतलब अच्छे और निष्ठावान कार्य के लिए कर्मचारी को पुरस्कृत करना, जिससे वे भविष्य में और भी बेहतर काम करने के लिए प्रेरित होंगे। ये हमारा पहला उद्देश्य है प्रमोशन का। फिर प्रतिभा को प्रोत्साहन की बात करें तो कुशल कर्मचारी को यह भरोसा दिलाना, जो हमारे कुशल कर्मचारी होते हैं उनको यह भरोसा दिलाना कि उनके कड़े परिश्रम को संगठन में पहचाना गया है और सराहा गया है। तो इससे क्या है, मोटिवेट होंगे हमारे एम्प्लॉय की, एक पुरस्कार की भावना विकसित होगी, साथ ही साथ प्रतिभा को प्रोत्साहन मिलेगा। दूसरा उद्देश्य आता है कर्मचारियों को का जो मनोबल है वो बढ़ाना, टू बूस्ट मोरल, संतुष्टि प्रदान करना। यदि किसी कर्मचारी को लंबे समय तक एक ही पद पे रखा जाए, यदि किसी कर्मचारी को लंबे समय तक एक ही पद पे रखा जाए तो उसमें निराशा मतलब फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। पदोन्नति क्या करती है, पदोन्नति पदोन्नति क्या करती है, कर्मचारियों में नौकरी के प्रति संतुष्टि और सकारात्मकता लेके आती है। फिर सकारात्मक प्रतिस्पर्धा की बात करें तो संगठन के भीतर कर्मचारी के बीच स्वस्थ और सकारात्मक प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करना। क्या संगठन के भीतर कर्मचारी के बीच क्या स्वस्थ और सकारात्मक प्रतिस्पर्धा पैदा करने की जो भावना है वो पैदा करना। तीसरा उद्देश्य आता हमारा कौन सा, अनुभवी और योग्य नेतृत्व तैयार करना, टू डेवलप एक्सपीरियंस्ड लीडरशिप। तो आंतरिक प्रतिभा के उपयोग की बात करें तो संगठन में उच्च और नीति निर्माण करने वाले जो पद होते हैं, क्या संगठन के उच्च और नीति निर्माण करने वाले पदों को ऐसे अनुभवी लोगों से भरना जो संगठन की कार्यप्रणाली को जमीनी स्तर से समझते हो, मतलब बेस रूट से जानते हो, उनसे क्या है हमारे संगठन को भरना हमारे इसका उद्देश्य है। तो अनुभवी और योग्य नेतृत्व तैयार करना, टू डेवलप एक्सपीरियंस्ड लीडरशिप। बात करें इसकी तो लागत और समय की बचत, उच्च पदों पर सीधे नई भर्ती करने की तुलना में आंतरिक जो कर्मचारी होते हैं उनको बढ़ावा देना अधिक किफायती और कम समय लेने वाला होता है। क्यों? क्योंकि केवल एक लेटर निकालना होता है, लेटर निकालने से क्या प्रमोशन हो जाता है। बल्कि हमारी जो सीधी भर्ती की जाती है बाहर से, उसमें बहुत लंबी प्रक्रिया होती है, उसके बाद पदों पर भर्ती की जाती है। फिर हमारा अगला उद्देश्य आता है कुशल जनशक्ति को संगठन में बनाए रखना। क्या कुशल जनशक्ति को संगठन में बनाए रखना उद्देश्य मतलब पलायन रोकना। यदि किसी विभाग में पदोन्नति के अवसर नहीं होते, प्रमोशन के अवसर नहीं होते, तो योग्य कर्मचारी भी नौकरी छोड़कर अन्य संगठन जैसे हमारे निजी क्षेत्र में चले जाएंगे। पदोन्नति योग्य प्रतिभाओं के संगठन को क्या है, संगठन में रोक के रखती है। पदोन्नति या प्रमोशन क्या करता है, योग्य जो प्रतिभाएं होती है इनको संगठन में रोकने का काम करता है। तो प्रशासनिक निरंतरता बनाए रखना, टू मेंटेन एडमिनिस्ट्रेटिव कंटिन्यूटी की बात करें तो सहज कार्य प्रवाह, पदोन्नत अधिकारी पहले से ही व्यवस्था से परिचित होते हैं। जो हमारे पदोन्नत कर्मचारी होते हैं या अधिकारी होते हैं, ये क्या होता है, पहले से इस व्यवस्था
या संगठन के बारे में सब कुछ जानते हैं। इसलिए वे बिना किसी अतिरिक्त प्रशिक्षण या रुकावट के, वे उनको कोई अनोखा प्रशिक्षण देने की जरूरत नहीं है, तो किसी अतिरिक्त प्रशिक्षण या फिर रुकावट के नए उच्च पद की जिम्मेदारी को तुरंत संभाल लेते हैं। तो इस तरह हमने 5 उद्देश्य देखे हमारी पदोन्नति के। पहला हमारा कर्मचारी को अभिप्रेरित करना, दूसरा हमारा कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाना, तीसरा हमारा अनुभवी और योग्य नेतृत्व तैयार करना, चौथा हमारा कुशल जनशक्ति को संगठन में बनाए रखना, पांचवा हमारा प्रशासनिक निरंतरता बनाए रखना। अब हम देखेंगे लोक प्रशासन में पदोन्नति के कौन-कौन से सिद्धांत होते हैं जिनके आधार पर पदोन्नति की जाती है। तो लोक प्रशासन में पदोन्नति की मुख्य रूप से 2 प्रमुख सिद्धांत होते हैं। एक तो हमारा वरिष्ठता का सिद्धांत मतलब सीनियरिटी प्रिंसिपल, और एक योग्यता का सिद्धांत मतलब मेरिट प्रिंसिपल। इसके अलावा देखें तो आधुनिक प्रशासन में इन दोनों सिद्धांतों के अवगुणों से बचने के लिए, क्योंकि दोनों में कुछ-कुछ कमियां होती है, तो उन कमियों या अवगुणों से बचने के लिए एक तीसरा समन्वित सिद्धांत भी अपनाया गया है। पहला सिद्धांत था हमारा प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी मतलब वरिष्ठता का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार संगठन में जो कर्मचारी सबसे लंबे समय से सेवा कर रहा है, क्या इस सिद्धांत में क्या होता है कि संगठन में जो कर्मचारी सबसे लंबे समय से सेवा कर रहा है, अर्थात जिसकी सेवा अवधि सबसे अधिक है, उसे क्या सबसे पहले पदोन्नति दी जाती है। जैसे हमारे हमारे न्यायालय या कोर्ट में होता है। बात करें इसके क्या फायदे होंगे, सीनियरिटी के फायदे की बात करते हैं, जिससे हमारे प्रमोशन का आधार बनता है। पूर्णतः निष्पक्ष होती है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं होता, भाई भतीजावाद या फिर राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं हो पाता। प्रक्रिया की बात करें तो ये प्रक्रिया सबसे ज्यादा सरल होती है। वरिष्ठता की सूची जो सीनियरिटी लिस्ट है पहले से तय हो जाती है, जिससे विवाद की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाती है। पहले से पता होता है कि किसका प्रमोशन कब होगा। कर्मचारियों में सुरक्षा की भावना की बात करें तो कर्मचारी को पता होता है कि समय आने पर उनकी पदोन्नति निश्चित है, उनका प्रमोशन निश्चित है, जिससे उनमें क्या मानसिक संतोष रहता है, दिमागी रूप से क्या मानसिक संतोष पहले से ही तय हो जाता है। कमियों की बात करें तो अकर्मण्यता को बढ़ावा मिलता है। क्या है इससे अकर्मण्यता को बढ़ावा मिलता है, ये कमी है सीनियरिटी की। कि जब पदोन्नति केवल समय बीतने पे मिलती है कि मतलब एक समय बीतेगा अपने आप ही प्रमोशन हो जाएगा, तो इससे क्या अकर्मण्यता को बढ़ावा मिलता है, कर्मचारी कड़ी मेहनत करना छोड़ देता है, बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि एक समय के बाद तो उसे वैसे ही प्रमोशन मिल जाएगा, तो ज्यादा काम करने की जरूरत क्या है। फिर योग्य युवाओं की उपेक्षा की जाती है। जो प्रतिभाशाली और ऊर्जावान युवा होते हैं, युवा कर्मचारी वरिष्ठों के नीचे दबे रहते हैं, जिससे क्या उनका मनोबल हमेशा गिरा हुआ रहता है। पीटर सिद्धांत की बात करें, पीटर सिद्धांत क्या कहता है कि कई बार एक व्यक्ति अपने वर्तमान पद पर तो कुशल होता है, एक व्यक्ति क्या है कई बार अपने जो वर्तमान पद पे जिस पे है वो है वहां पर कुशल होता है, लेकिन वरिष्ठता के कारण क्या उच्च पद पे पहुंचकर वह अकुशल साबित होता है। मतलब यदि जबरदस्ती उसका प्रमोशन कर दिया जाए तो वो उस पद पे जाने के बाद क्या अकुशल साबित हो सकता है। दूसरा सिद्धांत आता, पहला सिद्धांत हमने वरिष्ठता का सिद्धांत देखा, दूसरा सिद्धांत आता हमारा योग्यता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मेरिट। इसकी बात करें तो इस सिद्धांत के अनुसार पदोन्नति का आधार सेवा की अवधि नहीं होती, बल्कि कर्मचारी की क्षमता, बुद्धिमत्ता, कार्यकुशलता और उसका पिछला रिकॉर्ड होता है। और बात करें इस सब का जांच कैसे की जाती है, तो योग्यता का मूल्यांकन विभागीय परीक्षाओं, वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट एपीएआर और साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता है। क्या योग्यता का मूल्यांकन क्या विभागीय परीक्षाओं, वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट एपीएआर और साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता है। तो योग्यता के सिद्धांत के फायदे क्या है? पहला फायदा आता है दक्षता में वृद्धि। ये कर्मचारी को अधिक कुशल और नवोन्मेषी बनाने के लिए प्रेरित करता है। ये कर्मचारी को क्या अधिक कुशल और नवोन्मेषी बनने के लिए प्रेरित करता है। फिर युवा प्रतिभाओं को अवसर की बात करें तो इसके माध्यम से योग्य और जो ऊर्जावान अधिकारी हैं उनको जल्दी उच्च पदों पर पहुंचने का मौका मिलता है। इससे क्या होगा युवा प्रतिभाओं को अवसर मिलता है। तीसरा फायदा आता है हमारा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा। क्या स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की बात करें तो संगठन के भीतर बेहतर काम करने की एक सकारात्मक होड़ लग जाती है। क्यों? तो सकारात्मक कार्य करेंगे तभी उनका जल्दी जल्दी प्रमोशन होगा। कमियों की बात करें इस पद्धति की, जो मेरिट वाली जो पद्धति है उस पद्धति की कमियों की बात करें तो इसमें पक्षपात की संभावना रहती है कि योग्यता को मापने के पैमाने पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ नहीं होते, ऑब्जेक्टिव नहीं होते, जिससे कि हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा जो चहेते होते हैं, मतलब जो गुड फेथ वाले होते हैं, उनको बढ़ावा देने का डर रहता है कि जो वरिष्ठ है उनको चाहने वाले जो लोग होते हैं उनका प्रमोशन जल्दी जल्दी होता है। तो पक्षपात की संभावना इसमें ज्यादा रहती है। और असुरक्षा की भावना की बात करें तो पुराने और अनुभवी कर्मचारियों में असुरक्षा का भावना पैदा हो जाती है कि वे क्या है यदि वे नई परीक्षाओं और तकनीकों में युवाओं से पिछड़ जाएंगे, कि हमेशा उनमें क्या है असुरक्षा की भावना लगी रहती है। तो दो सिद्धांत हमने देख लिए, एक हमारी योग्यता का सिद्धांत था और एक था हमारा वरिष्ठता का सिद्धांत। अब दोनों में कुछ कुछ कमियां हैं, इसीलिए क्या है दोनों का मिक्सअप करके एक नई सिद्धांत सामने आया, वो है हमारा वरिष्ठता सह योग्यता सिद्धांत। मतलब मतलब सीनियरिटी कम मेरिट प्रिंसिपल।
यह क्या है, एक आधुनिक और व्यावहारिक दृष्टिकोण होता है, जिसे आज अधिकांश लोकतांत्रिक देश जैसे भारत के लोक प्रशासन में भी अपनाया जाता है। बात करें इसके अंदर होता क्या है, तो इसमें पदोन्नति के लिए वरिष्ठता और योग्यता दोनों का संतुलन बनाया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, प्रमोशन के लिए, पदोन्नति के लिए वरिष्ठता और योग्यता दोनों का एक संतुलन बनाया जाता है। उदाहरण के लिए देखें, जैसे हमारे निचले पद होते हैं, जैसे क्लर्क से सीनियर क्लर्क बनाया जा रहा है, तो उस पर पदोन्नति के लिए वरिष्ठता को मुख्य आधार बनाया जाता है। निचले पदों पर तो क्या है, वरिष्ठता को मुख्य आधार बनाया जाता है, जबकि हमारे उच्च नीति निर्माण वाले जो पद होते हैं, जैसे हमारे निदेशक या सचिव, इनके लिए केवल योग्यता को ही प्राथमिकता दी जाती है। तो उच्च पदों के लिए तो क्या है, योग्यता को प्राथमिकता दी जाती है, और जो हमारे निचले पद होते हैं उसमें वरिष्ठता को प्राथमिकता दी जाती है। कई बार क्या है, एक न्यूनतम सेवा काल अवधि जिसमें वरिष्ठता तय कर दी जाती है। क्या कई बार क्या है, एक न्यूनतम सेवा अवधि तय कर दी जाती है। उसके बाद क्या, योग्य उम्मीदवारों का चयन परीक्षा या प्रदर्शन के आधार पे होता है, कि इसके बाद यदि प्रमोशन चाहिए तो आपकी क्या है, योग्यता या प्रदर्शन या परीक्षा के माध्यम से ही प्रमोशन होगा। उससे पहले तो हमारी वरिष्ठता के आधार पे ही हो जाएगा। अब हम देखेंगे पदोन्नति की चरणबद्ध प्रक्रिया, मतलब किस प्रक्रिया के आधार पर प्रमोशन होता है और उसके मूल्यांकन की बात करेंगे। तो लोक प्रशासन में पदोन्नति की प्रक्रिया और मूल्यांकन एक व्यवस्थित और कानूनी ढांचा होती है, जो ये सुनिश्चित करता है कि हमारे योग्य और सही व्यक्ति उच्च पद की जिम्मेदारी संभाले। भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों में भी इस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए क्या हमारे यूपीएससी और डीपीसी, जो हमारे यूपीएससी मतलब संघ लोक सेवा आयोग और डीपीसी मतलब विभागीय पदोन्नति समितियां, और आधुनिक डिजिटल मूल्यांकन पद्धतियों का उपयोग किया जाता है, जिससे हम क्या है, उनका मूल्यांकन कर सकते हैं, ताकि ये क्या है, जो प्रक्रिया है, जो उसको पारदर्शी बनाया जा सके। अब हम देखें सबसे पहले पदोन्नति की चरणबद्ध प्रक्रिया, मतलब स्टेप बाय स्टेप देखेंगे प्रमोशन का प्रोसेस। तो लोक प्रशासन में पदोन्नति की प्रक्रिया आमतौर पे क्या है, कुछ चरणों से होकर गुजरती है। सबसे पहले क्या किया जाता है, रिक्तियों का निर्धारण किया जाता है, डिटर्मिनेशन ऑफ वैकेंसीज की जाती है। सबसे पहले विभाग ये तय करता है कि उच्च पदों पर कितने पद खाली है, क्या उच्च स्तर पर कितने पद खाली है जिनका प्रमोशन होना है, उनमें से कितने प्रतिशत पदों की पदोन्नति के जरिए भरा जाएगा, मतलब कितनों को तो डायरेक्ट के जरिए और कितनों को प्रमोशन के जरिए पदों को भरा जाएगा। तो पहले चरण में क्या किया जाता है, रिक्तियों का निर्धारण किया जाता है, जिसमें यह तय किया जाएगा कि उच्च स्तर पर कितने पद खाली है और उन पदों में से कितने पदों की भर्ती क्या है, हमें प्रमोशन के माध्यम से करनी है। फिर क्या करना, पात्रता सूची सूची तैयार करना, प्रिपरेशन ऑफ एलिजिबिलिटी लिस्ट। तो भर्ती नियमों के आधार पे उन कर्मचारी की एक सूची बनाई जाती है, क्या भर्ती नियमों के आधार पे क्या उन कर्मचारी की एक सूची बनाई जाती है जिन्होंने न्यूनतम सेवा अवधि, जैसे मैं 3 से 5 वर्ष की सेवा अवधि को पूरा कर लिया है। 3 से 5 वर्ष की जो सेवा अवधि है, न्यूनतम सेवा अवधि है, उसको पूरा कर लिया है, उनकी एक सूची बनाई जाती है। पात्रता सूची तैयार करना, प्रिपरेशन ऑफ एलिजिबिलिटी लिस्ट। फिर विभागीय पदोन्नति समिति का गठन, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डीपीसी की बात करें, तो पात्र अधिक कर्मचारी है, क्या पात्र कर्मचारी के नाम पर विचार करने के लिए एक विभागीय पदोन्नति समिति, डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी डीपीसी बनाई जाती है। और फिर क्या होता है, उच्च पदों के लिए इस समिति की अध्यक्षता यूपीएससी या फिर आरपीएससी के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। तो फिर क्या होता है, हमारे विभागीय पदोन्नति समिति का गठन किया जाता है। फिर रिकॉर्ड की समीक्षा की जाती है, उनसे स्क्रूटनी की जाती है रिकॉर्ड की। तो डीपीसी क्या करता है, सभी जो पात्र उम्मीदवार होते हैं उनके पिछले सेवा रिकॉर्ड, उनकी सतर्कता, क्लियरेंस मतलब विजिलेंस क्लियरेंस, और उनके खिलाफ किसी भी तरह की लंबित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जांच की जाती है। फिर क्या होता है, इश्यू ऑफ सिलेक्शन पैनल, मतलब पैनल या चयन सूची जारी करना, कि पैनल या फिर चयन सूची जारी करना। मूल्यांकन के बाद में डीपीसी क्या करता है, योग्य उम्मीदवारों की एक अंतिम चयन सूची पैनल तैयार करके सक्षम प्राधिकारी को मंजूरी के लिए भेज देता है, जैसे हमारे मंत्रालय को या राष्ट्रपति को या राज्यपाल को क्या मंजूरी के लिए भेज दिया जाता है। फिर लास्ट में क्या था, नियुक्ति आदेश जारी कर दिए जाते हैं जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो जारी कर दिए जाते हैं। तो अंतिम मंजूरी मिलने के बाद कर्मचारी को नए पद पर क्या अंतिम मंजूरी मिलने के बाद कर्मचारी को नए पद पर कार्यभार संभालने के लिए आधिकारिक आदेश जारी कर दिए जाते हैं। अब देखेंगे, ये तो हमने चरणबद्ध स्टेप बाय स्टेप देखा प्रमोशन की प्रक्रिया क्या होती है। अब हम देखेंगे पदोन्नति के लिए जो मूल्यांकन किया जाता है, तो मूल्यांकन के कौन कौन से तरीके होते हैं। मेथड ऑफ इवेल्यूशन, तो कर्मचारी की योग्यता और प्रदर्शन को मापने के लिए, क्या कर्मचारी की योग्यता और प्रदर्शन को मापने के लिए मुख्य रूप से 3 तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। और वो 3 तरीके कौन कौन से हैं, सबसे पहले आते हैं हमारे एपीएआर या एसीआर जिसे कहते हैं, हिंदी में जिसे कहेंगे वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट। तो ये पहला तरीका है जो उनका पदोन्नति के लिए मूल्यांकन का। तो इसकी बात करें एसीएआर या एपीएआर के, तो ये सबसे प्रचलित तरीका होता है। पहले इसे क्या गोपनीय रिपोर्ट भी कहा जाता था, एसीआर भी कहा जाता था, लेकिन अब इसे वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट या एनुअल परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट भी कहा जाता है।
एपीएआर भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें स्व मूल्यांकन होता है। कर्मचारी साल भर के अपने कार्यों का विवरण खुद लिखता है कि उसने साल भर में कौन-कौन से काम किए। फिर वरिष्ठों के द्वारा उसको ग्रेडिंग दी जाती है। इसके बाद उसका रिपोर्टिंग अधिकारी और समीक्षा अधिकारी उसे उत्कृष्ट, बहुत अच्छा, अच्छा, औसत जैसी ग्रेडिंग देता है। जो उसने कार्य किया है उसकी ग्रेडिंग किसके द्वारा दी जाती है? वरिष्ठों के द्वारा उसको ग्रेडिंग दी जाती है। पारदर्शिता की बात करें, अब ये रिपोर्ट क्या कर्मचारी को दिखाई जाती है जब उसको ग्रेड दे दी जाती है, ताकि यदि उसे अपनी ग्रेडिंग से कोई असंतोष हो तो अपनी बात रख सके, उसे लगे कि उसे गलत ग्रेडिंग दी गई है तो वह अपनी बात को कह सके। फिर बात करते हैं हमारे विभागीय, ये तो हमारा पहला तरीका है एपीआर या एसीआर के माध्यम से मूल्यांकन करने का पदोन्नति के लिए। फिर दूसरा तरीका आता है हमारा विभागीय या सीमित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से, डिपार्टमेंटल और लिमिटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो कई विभागों में निचले स्तर के कर्मचारी को सीधे उच्च पदों पर जाने का अवसर देने के लिए आंतरिक परीक्षाएं आयोजित की जाती है, इंटरनल एग्जाम्स आयोजित किए जाते हैं। जो क्या करते हैं, जो कर्मचारी इस परीक्षा को पास करते हैं उन्हें वरिष्ठता सूची में नीचे होने के बावजूद सीधे पदोन्नत या प्रमोशन दे दिया जाता है। इससे क्या होता है, इससे ऊर्जावान और पढ़ाकू कर्मचारियों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। तीसरा तरीका आता है हमारा मूल्यांकन का 360 डिग्री मूल्यांकन। 360 डिग्री मूल्यांकन की बात करें, 360 डिग्री फीडबैक सिस्टम, ये भारत सरकार के द्वारा हाल ही के वर्षों में उच्च जो प्रशासनिक पद है, जिससे हमारे संयुक्त सचिव, सचिव स्तर के पद होते हैं, उनके लिए क्या अपनाई गई एक आधुनिक विधि होती है। कौन सी? 360 डिग्री मूल्यांकन प्रणाली। इसमें केवल वरिष्ठ अधिकारी ही कर्मचारी का मूल्यांकन नहीं करते। केवल ऐसा नहीं है कि वरिष्ठ अधिकारी ही कर्मचारी का मूल्यांकन करेंगे। इसके तहत कर्मचारी के जो सहकर्मी होते हैं, पीयर्स होते हैं, उनके साथ, उसके साथ काम करने वाले जूनियर्स कर्मचारी और बाहरी हितधारक स्टेक होल्डर, इनसे भी उनके व्यवहार, ईमानदारी और कार्यशैली के बारे में गुप्त रूप से फीडबैक लिया जाता है। क्या किया जाता है? गुप्त रूप से फीडबैक लिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि केवल वरिष्ठ अधिकारी का ही मूल्यांकन इसमें काफी है। इसमें केवल वही नहीं है, वो तो है ही, लेकिन उसके साथ जो उनके सहकर्मी होते हैं, उनके जूनियर होते हैं, उनके हितधारक स्टेक होल्डर्स होते हैं, उन सब से उनके व्यवहार, ईमानदारी और कार्यशैली के बारे में क्या गुप्त फीडबैक लिया जाता है। तो हमने मूल्यांकन के 3 तरीके देख लिए। अब हम देखेंगे जो प्रमोशन होता है, तो प्रमोशन का महत्व और इसका फायदा क्या है। तो प्रमोशन का महत्व या फायदे की बात करें तो संगठन और कर्मचारी दोनों के दृष्टिकोण से पदोन्नति के बहुआयामी फायदे होते हैं। बहुत सारे अलग अलग तरह के फायदे होते हैं। पहला फायदा आता है मोटिवेशन का, मतलब मानवीय गरिमा, प्रेरणा की। तो एक कर्मचारी को यह एहसास कराती है कि उनके अच्छे काम को पहचाना जा रहा है, जिससे वे अधिक निष्ठा के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। दूसरा, प्रतिभा का संधारण, मतलब रिटेंशन ऑफ टैलेंट। यदि संगठन में आगे बढ़ने के अवसर हो तो योग्य और जो तकनीकी रूप से सक्षम अधिकारी है, नौकरी छोड़कर निजी क्षेत्र या फिर अन्य सेवाओं में नहीं जाएंगे। तो प्रशासनिक निरंतरता की बात करें, कंटिन्यूटी की, तो पदोन्नत अधिकारी संगठन की संस्कृति, नियम और कमियों से पहले से परिचित होते हैं। उन्हें नए पद पर शुरू करने के लिए किसी लंबे प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। फिर अनुभव का उचित उपयोग किया जाता है। प्रमोशन के माध्यम से क्या होता है, अनुभव का उचित उपयोग किया जाता है। नीति निर्माण करने वाले उच्च पदों पर ऐसे लोग पहुंचते हैं जिनके पास जमीनी स्तर पर काम करने का लंबा व्यवहारिक अनुभव होता है, जिससे क्या नीतियां और अधिक व्यवहारिक बन पाती है। फिर किफायती प्रक्रिया की बात करें, कॉस्ट इफेक्टिव की, तो उच्च पदों को भरने के लिए सीधी जो नई भर्ती है करने में बहुत ज्यादा समय लगता है, पैसा लगता है और संसाधन खर्च होते हैं। पदोन्नति क्या है, इसके मुकाबले एक बेहद किफायती विकल्प होता है, बहुत आसानी से हो जाता है। फिर संगठनात्मक स्थिरता की बात करें, जब कर्मचारी को एक निश्चित कैरियर ग्राफ दिखाई देता है कि वो प्रमोशन से आगे बढ़ सकते हैं, तो वे संगठन के प्रति वफादार रहते हैं, जिससे औद्योगिक शांति और स्थिरता बनी रहती है। अब हम देखेंगे पदोन्नति या प्रमोशन प्रणाली में कौन कौन सी कमियां हैं, कौन कौन से चैलेंजेस है, कौन कौन सी चुनौतियां हैं, उसकी बात करें तो लोक प्रशासन में पदोन्नति प्रक्रिया को लागू करते समय सरकारों को क्या कई प्रकार की प्रशासनिक, कानूनी और व्यवहारिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जैसे एक चुनौती आती है हमारी वरिष्ठता बनाम योग्यता का शाश्वत विवाद। तो सबसे बड़ी चुनौती यही तय करना होता है कि आधार क्या हो। वरिष्ठता को चुनते समय सुस्त अधिकारी, जो सुस्त कर्मचारी है, वो आगे बढ़ जाते हैं और योग्यता को चुनने पर पक्षपात का खतरा बना रहता है कि हमारा फेवरेट आदमी है, उसको जबरदस्ती प्रमोट कर दिया गया, चाहे उसमें योग्यता हो या ना हो। इस प्रकार का पक्षपात का खतरा बना रहता है। फिर मूल्यांकन में व्यक्तिपरकता की बात करें, सब्जेक्टिविटी इन एपीआर, तो वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट एपीआर काफी हद तक वरिष्ठ अधिकारी को पसंद नापसंदगी पर निर्भर करती है। यदि किसी अधिकारी के संबंध में बहुत से अच्छे नहीं है तो उसकी ग्रेडिंग को खराब कर सकता है। एक ऐसा डर हमेशा लगा रहता है। तो ऐसे में क्या है, जो हमारे अधीनस्थ कर्मचारी है वो चापलूस बन जाते हैं। कैसे? जो हमारे कर्मठ बनने के बजाय क्या चापलूस बनना पसंद करते हैं।
फिर मुकदमेबाजी और कानूनी अड़चनों की बात करें तो भारत में पदोन्नति को लेकर सबसे ज्यादा अदालती मामले आते हैं। आरक्षण के नियम, वरिष्ठता सूची मतलब सीनियरिटी लिस्ट के विवाद, डीपीसी के फैसलों के खिलाफ कर्मचारी अक्सर क्या है, केंद्रीय प्रशासनिक अभिकरण जो कैट है या फिर हमारा उच्च न्यायालय चले जाते हैं, जिससे क्या पदोन्नतियां वर्षों तक अटकी रहते हैं, प्रमोशन वर्षों तक अटके रहते हैं। फिर कैरियर के ठहराव की बात करें, स्टेग्नेशन की, तो कई विभाग विशेषकर हमारे राज्य सेवा और निचले वर्ग के, तो कई विभागों में पिरामिड जैसी संरचना के कारण उच्च पद बहुत ही कम होते हैं, नीचे स्तर के पद तो ज्यादा होते हैं, ऊपरी स्तर के पद कम होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कर्मचारी 15 से 20 साल तक एक ही पद पर बिना किसी प्रमोशन के काम करते रहते हैं, जिससे उन्हें भारी निराशा मतलब फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है। तो पीटर सिद्धांत की बात करें, पीटर सिद्धांत क्या कहता है कि प्रशासनिक दर्शन में ये माना जाता है, या प्रशासनिक दर्शन में ये माना जाता है कि प्रमोशन के कारण व्यक्ति तब तक ऊपर उठता जाता है जब तक कि अपनी अक्षमता के स्तर पर वो पहुंच नहीं जाता। उदाहरण के लिए देखिए, एक बेहतरीन फील्ड ऑफिसर जरूरी नहीं है कि सचिवालय में बैठ के एक बहुत अच्छा नीति निर्माता साबित हो, जबकि उसका प्रमोशन यदि नीति निर्माता के रूप में कर दिया जाएगा तो अक्षम ही साबित होगा। फिर राजनीतिक और बाहरी हस्तक्षेप की बात करें तो उच्च और जो संवेदनशील पद है जैसे हमारे डीजीपी, मुख्य सचिव, इन पर प्रमोशन और पोस्टिंग, पदोन्नति और पोस्टिंग के समय अक्सर राजनीतिक प्रभाव, योग्यता, वरिष्ठता दोनों पे ज्यादा हावी हो जाता है कि वो जो बंदा है वो किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता है, उसे प्रमोशन दिया जाएगा। जैसे बड़े बड़े संवेदनशील और उच्च पद होते हैं जैसे डीजीपी, मुख्य सचिव, इन पदों पर प्रमोशन और पोस्टिंग किस आधार पर देते हैं कि जो हमारी पार्टियां हैं उनके कौन कौन से जो कर्मचारी है, अधिकारी है, जो स्वामी भक्त है, तो इसी आधार पे दी जाती है। तो ये हमारी कुछ कमियां हैं। अब हम देखेंगे जिनका प्रमोशन नहीं होता, यदि ऊपर सीटें नहीं है तो उसका क्या होता है। तो इसके लिए सरकार ने एक संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति योजना मतलब एमएससीपी मतलब मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन शुरू किया है। तो संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति योजना मतलब एमएससीपी, मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन, भारत सरकार के द्वारा केंद्रीय कर्मचारी के लिए लागू की गई एक वित्तीय अपग्रेडेशन योजना होती है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, किसी पद पे रहते हुए पदोन्नति के अवसर न मिलने के कारण होने वाली जो वित्तीय ठहराव, स्टेग्नेशन है और मानसिक निराशा, इसको दूर करने का तरीका है। बात करें एमएससीपी की, तो एमएससीपी क्या होता है, जब किसी सरकारी कर्मचारी को उसको पूरी करियर में पद खाली नहीं होने या फिर किसी अन्य प्रशासनिक कारण से पदोन्नति या प्रमोशन नहीं मिल पाता, तो एमएससीपी योजना ही काम आती है। क्या है, एमएससीपी योजना ही काम आती है। बात करें इसकी तो 3 वित्तीय अपग्रेडेशन मिलता है। इस योजना के तहत क्या एक कर्मचारी को उसकी पूरी सेवा अवधि के दौरान, जो उसकी पूरी लाइफ है सेवा की, उसके दौरान 10, 20 और 30 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने पर 3 वित्तीय अपग्रेडेशन या वित्तीय लाभ मिलते हैं। केवल वित्तीय, इसके अंदर क्या होता है, केवल वित्तीय लाभ मिलता है, कोई नया पद नहीं मिलता। तो इस योजना के तहत कर्मचारी का पद जो डेजिग्नेशन है और उसकी जिम्मेदारियां बदलती नहीं है, लेकिन उसे पे मैट्रिक्स में अगले उच्च लेवल, जो उच्च वेतन लेवल है, नेक्स्ट हायर पे लेवल का वेतन मिलने लग जाता है। बात करें एमएससीपी की, तो एमएससीपी कर्मचारी को कैसे राहत देती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एमएससीपी लागू तो कर दी जाती है, लेकिन इससे कर्मचारी को क्या फायदा होता है उसकी बात करें तो ये योजना क्या करती है, प्रशासनिक विवादों को कम करने, कर्मचारी का मनोबल बनाए रखने में बहुत सारे तरीकों से राहत देती है। जैसे वित्तीय नुकसान को सुरक्षा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात करें कि यदि किसी विभाग में उच्च पद खाली नहीं है और कर्मचारी 10 साल तक एक ही पद पर अटका हुआ है, तो भी एमएससीपी के कारण उसका वेतन स्वतः ही आगे बढ़ जाता है, जिससे उसका जो वित्तीय नुकसान हुआ है वो नहीं होगा। फिर निराशा और ठहराव के अंत की बात करें तो एक ही पद और एक ही वेतन पर, या एक ही पद और एक ही वेतन पर सालों तक काम करने से कर्मचारियों में जो मानसिक तनाव और अकर्मण्यता आ जाती है, वह क्या है, इस योजना के द्वारा उसे दूर करके, क्या, यह योजना क्या है, उसे दूर करके काम के प्रति रुचि बनाए रखती है कि कर्मचारी क्या है, काम के प्रति रुचि बनाए रखेगा। फिर विवादों और मुकदमों में कमी की बात करें तो जो हमारी पारंपरिक पदोन्नति है, जो वरिष्ठता सूची, जो सीनियरिटी लिस्ट है, या फिर आरक्षण को लेकर अक्सर अदालती मामले बढ़ते जाते हैं। एमएससीपी क्या विशुद्ध रूप से कर्मचारी की अपनी सेवा अवधि 10, 20 या 30 वर्षों पर आधारित होती है, इसलिए इसमें आपसी प्रतिस्पर्धा और कानूनी विवाद थोड़े कम ही होते हैं। तो प्रदर्शन से जुड़ाव की बात करें, परफॉर्मेंस लिंकेज की, तो सरकार ने एमएससीपी का लाभ पाने के लिए वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट एपीआर में न्यूनतम बहुत अच्छा बेंचमार्क तय किया है। क्या बहुत अच्छा बेंचमार्क तय किया है कि इन एपीआर में कम से कम इतना तो लिखा होने से वेरी गुड। इससे क्या कर्मचारी को ये संदेश दिया जाता है कि राहत पाने के लिए उन्हें अपना प्रदर्शन बेहतर रखना पड़ेगा। तो इस तरह आज के लेक्चर के जरिए हमने लोक प्रशासन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे प्रशासन में पदोन्नति या प्रमोशन इन एडमिनिस्ट्रेशन को काफी डिटेल से जानने की कोशिश की। इस प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आया हो
तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।